नमस्ते। आज के इस विशेष एनालिसिस में हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उन गहरी और हैरान कर देने वाली शुरुआती जड़ों को उजागर करने वाले हैं, जिनके बारे में आम तौर पर बहुत कम बात होती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आज़ादी की लड़ाई बस रातों रात शुरू हो गई थी, लेकिन सच तो ये है कि इसकी नींव कहीं अधिक पहले और बहुत ही दिलचस्प तरीके से रखी जा चुकी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये आज़ादी की लड़ाई आखिर शुरू कब हुई। अक्सर लोगों को लगता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और बस आंदोलन अचानक से भड़क उठा। लेकिन क्या सच में ऐसा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि 1885 तक तो पूरा मंच सज चुका था। इस विशाल आंदोलन के असली बीज दशकों पहले ही बोए जा चुके थे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है ना? अंग्रेजों ने औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया, अंततः वही एक एकीकृत भारतीय चेतना का कारण बन गए। जरा देखिए ये सब कैसे हुआ। ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एक कर दिया था। इसके साथ ही रूसों और वोल्टेयर जैसे विचारकों से पश्चिमी उदारवादी विचार सीधे भारत पहुंच रहे थे। उधर स्वामी विवेकानंद और मैक्स मुलर जैसे दिग्गजों ने भारत की समृद्ध विरासत की खोज करके सारे औपनिवेशिक मिथकों को चकनाचूर कर दिया। और हाँ, रेलवे, इन पटरियों ने सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ा, बल्कि देश भर के लोगों को आर्थिक रूप से जोड़कर एक नई साझा पहचान को जन्म दे दिया था। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, प्रेस की शक्ति। इन नए बौद्धिक और लोकतांत्रिक विचारों को फैलाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली माध्यम की जरूरत थी, और तेजी से बढ़ते क्षेत्रीय प्रेस ने बिल्कुल यही काम किया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 169। शायद यह आंकड़ा हैरान कर दे, लेकिन 1877 तक अंग्रेजों की सख्त पाबंदियों के बावजूद पूरे 169 क्षेत्रीय अखबार छप रहे थे, और इनकी करीब 1 लाख कॉपियां बट रही थीं। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये वो ताकतवर हथियार थे जो स्वशासन, नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र के विचारों को भारत के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे। विचार तो आ गए, लेकिन अब बारी थी एक्शन की। हमारा तीसरा हिस्सा है, पहले राजनीतिक कदम। जब बौद्धिक जागृति आती है ना, तो वो बहुत जल्द संगठित कार्रवाई में बदल जाती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1837 में जमींदारी एसोसिएशन से बात शुरू होती है, फिर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और फिर 1866 में सीधा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये कोई आम टाइमलाइन नहीं है, ये दिखाती है कि केवल कुछ ही दशकों में भारत कितनी तेजी से राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो रहा था। इस पूरे सफर की आधिकारिक शुरुआत होती है 1837 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बनाए गए जमींदारी एसोसिएशन से। इसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते थे। अब यह सच है कि शुरुआत में इसका उद्देश्य मुख्य रूप से केवल जमींदारों के हितों की रक्षा करना था, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि यहीं से भारत में पहली बार संवैधानिक आंदोलन, यानी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक कानूनी और संगठित तरीका अपनाने की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि ये सोच आगे कैसे बढ़ी। चौथा पॉइंट, दृष्टिकोण का विस्तार। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कभी एक जगह ठहरती नहीं हैं। 1837 के जमींदारी एसोसिएशन को ही लें, जो एक विशिष्ट कुलीन वर्ग तक सीमित था, लेकिन केवल 14 साल बाद ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इन संकीर्ण सीमाओं को तोड़ दिया। अब बात सिर्फ एक वर्ग की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए बड़े संरचनात्मक सुधारों की जोरदार मांग उठने लगी थी। और इनकी ये मांगे कितनी एडवांस्ड और परिष्कृत थी, इसका अंदाजा 1852 की उस भारी भरकम याचिका से लगता है, जो सीधे ब्रिटिश संसद को भेजी गई थी। जरा सुनिए, इन्होंने क्या मांगा। तीनों प्रेसिडेंसीज में विश्वविद्यालय बने, एक अलग लोकप्रिय विधायिका हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एकदम अलग कर दी जाए, अधिकारियों का वेतन कम हो, और तो और नमक पर टैक्स हटाने की मांग। सोचिए, उस दौर में भारतीय राजनीतिक चेतना कितनी तेजी से प्रगतिशील हो चुकी थी। तो मांगे तो तय हो गई, लेकिन इन्हें सही जगह पहुंचाना भी तो था। चलिए, अपने 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लंदन तक पहुंच।
रणनीति में एक बहुत ही साहसिक और ग्लोबल बदलाव करते हुए यह तय हुआ कि भारतीय शिकायतों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल तक ले जाया जाएगा। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में एक शानदार मास्टर स्ट्रोक चला और सीधे लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी। उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, अंग्रेजों के घर में बैठकर ब्रिटिश जनमत को सीधे प्रभावित करना। और ये रणनीतिक कदम इतना सफल साबित हुआ कि बाद में भारत के प्रमुख शहरों में भी इसकी कई शाखाएं खुलने लगी। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। उन शुरुआती दिग्गजों ने जो राजनीतिक आंदोलन और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई का पहला साहसिक प्रयास किया, क्या उनके बिना कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा विशाल और एकीकृत आंदोलन खड़ा हो पाता? शायद बिल्कुल नहीं। दरअसल इन शुरुआती कदमों ने ही उस मजबूत नींव का निर्माण किया जिस पर आगे चलकर पूर्ण स्वतंत्रता का वह ऐतिहासिक महल खड़ा हुआ। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।